अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के प्रोग्राम के साथ आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है। आज ईद का तीसरा दिन है और यकीनन आप लोग ईद की गहमा गहमी में मसरूफ हैं। अजीज और काबिब आपके घर आ रहे होंगे, आप किसी के यहाँ जा रहे होंगे यकीनन, और जाहिर सी बात है कि खाने का बड़ा एहतमाम किया जाता है, खास करके ईद कुर्बा के हवाले से। और कुर्बानी का गोश्त बांटा जा रहा होगा, आप लोग कुर्बानी का गोश्त भी बांट रहे होंगे और कुछ लोग गोश्त का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ कब गोश्त आएगा और हम कब उसको पकाएंगे। हमें उन लोगों का ख्याल करना है जो कि इंतज़ार में हैं। तो नाज़रीन, आप लोग भी हमारे प्रोग्राम के इंतज़ार में थे, थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, लेकिन वक्त मुक़र्ररा पे हम हाजिर खिदमत हैं अपने मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें आप वीनस के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी देखते रहते हैं और उसके अलावा उनका अपने प्रोग्राम को आप लोग बे इंतहा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे एंकर पर्सन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे स्पोर्ट्स के बात करते हो, जबकि कोई बड़ा मैच होता है, PSL हो या दीगर मैचेस हों, तो इनके प्रोग्राम को वो पज़ेराई मिलती है और ये वो बातें करते हैं जो कि स्पोर्ट्स में छुपी ढकी होती हैं, वो आपके सामने लेकर आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन जनाब शहजादा मोइन उद्दीन। खुश आमदीद कहते हैं। मोइन, कैसी ईद गुजर रही है? आज तीसरा दिन है। बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद ईद की, और उसके साथ तमाम अहले वतन को वीनस टीम की जानिब से भी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह ईद का आज तीसरा रोज़ है और जिस तरह पहले रोज़ थकन रही, दूसरे रोज़ रही और तीसरे रोज़ भी वही सिलसिला चल रहा है, तो आसिफ भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस मौके पे जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा कि हमें दूसरों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए, तो ये वो मौका होता है जहाँ पर हम अगर देखें तो सारों साल कोई गोश्त नहीं खा रहा होता है, तो हमें सबसे पहले उन लोगों को तलाश करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए कौन लोग जो ऐसे हैं जहाँ तक ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँची। अच्छा, ये हमने 3 दिन मुसलसल इस बात को कहा है और आज आखिरी दिन भी कह रहे हैं कि उन मुस्तहकीन का ज़रूर ख्याल कीजिए जिन तक ये गोश्त नहीं पहुँचता। और तो आपने तो गोश्त खाया होगा, काफ़ी तादाद में खाया होगा, और इसमें गोश्त खाने में भी एहतियात करनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आसिफ भाई, गोश्त में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ब्लड प्रेशर के मरीज हम देखें तो बहुत ज़्यादा होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ईद कुर्बान में किससे बर्दाश्त होता है, क्योंकि मजे मजे की पकवान बन रहे होते हैं, मजे मजे की चीजें खाने को मिल रही होती है। सबसे बड़ी तो खुशबू होती है, बारबेक्यू बना दिया जाता है, घर को बारबेक्यू बना दिया जाता है और बड़े हल्ले गुल्ले होते हैं, अजीज रिश्तेदार जो घर के लोग होते हैं वो आपस में मिलके। दूसरे एंकर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका हेड एंड आई प्रोग्राम आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत चुलबुली बातें करते हैं, यानी कि हंसी मजाक की भी बातें करते हैं और बहुत जोली टाइप की शख्सियत है हमारे एंकर पर्सन और तज्जिया कार भी है। कई प्रोग्रामों में मेरे साथ आपने उनको देखा होगा बड़ी संजीदगी की गुफ्तगू करते हुए, हालांकि ये अंदर से संजीदा नहीं है, अंदर से बहुत ही ऐसी तबीयत के मालिक है कि यकीन कीजिए कि जब महफिल में बैठते हैं महफिल को गुले गुलजार कर देते हैं। मोहम्मद नदीम, नदीम भाई कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यार मुझे पता चला है आपने पूरे 2 से 3 पाए खाए। सर वैसे एक बात बताऊं, शहजाद भाई और मैं शादीशुदा हैं, तो हमने पाए तो कम खाए लेकिन ठुड्डे जरूर खाए हैं बीवियों से। तो क्योंकि शहजाद भाई और मेरे साथ खुशबख्ती ये है कि हम 4-4 3-3 बच्चों के बाप भी हैं, तो हमें बीवी को कहते वक्त ऐसा ही लगता है जैसे आप 440 वोल्ट को हाथ लगा रहे हो। तो हम लोग बीवी को इतनी ज्यादा फरमाइश करते नहीं है। 2 चीजें हैं ना नदीम भाई, एक मोबाइल से बचना चाहिए, वो बैलेंस बहुत डलवाना पड़ता है, और एक बीवी से बचना चाहिए, फरमाइशें बहुत। बीवी से बचने की बात आसिफ भाई थोड़ी सी गलत कह गया, आप बीवी के गुस्से से बचना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस टाइम वो आपने वोल्टेज पे आती है तो उस टाइम आपका बचना बहुत मुश्किल है। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं नदीम भाई की, और नदीम भाई जो है मेरा ख्याल से इनकी पसंद का खाना नहीं बना है, इसलिए बड़ा गुस्से में है भाभी पे। तो भाभी इनकी क्लास लेंगी जब ये प्रोग्राम देख रही होंगी। तो मैं अभी चलता हूं आपको अमेरिका लेके। अमेरिका में भी जाहिर है हमारे
ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो भी ईद मनाते हैं और यकीनन उनकी भी एक गैदरिंग होती है, लेकिन जो रौनकें पाकिस्तान में होती हैं या जहां मुसलमान ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब या दीगर ममालिक हैं, वहां जिस तरह से ईद मनाई जाती है तो उनकी ईद कैसी गुजरती है, यकीनन हम उनको भी याद करते हैं। वो हमसे जुदा हैं, वहाँ पे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, तो उनकी ईद कैसी गुजरती है हम उनको भी अपने साथ साथ रखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पॉलिसी इंस्टीट्यूट अमेरिका से आप देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम में और आप लोग उनको पसंद भी करते हैं, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और आपके तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब वहां ईद कैसे गुजर रही, आज तीसरा दिन है? देखिए, खुतबे के अंदर इमाम साहब फरमाते हैं कि पिछले 30 दिनों के अंदर यहाँ पर जो लोग आए इस महल्ले के अंदर, उनमें से हर रोज एक फैमिली मुसलमान हुई है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इस वक्त जो हालात अमेरिका के अंदर बिलखुसूस जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, ये वो हालात नहीं है जो आज से 40 साल पहले जब मैं अमेरिका आया था उस वक्त थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हमारे यहाँ गोश्त लेने के लिए, हलाल और ज़बीहा गोश्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह 2 घंटे का सफर करना पड़ता था गोश्त लेकर आने के लिए। आज सूरत हाल ये है कि हर जगह पे इस्लामिक कल्चर एग्जिस्ट करता है और दुनिया का सबसे तेज तरीन फैलने वाला मजहब इस मुल्क के अंदर इस्लाम है। यहाँ पर खवातीन नकाब के अंदर जजेस बनकर बैठी हुई हैं, यहाँ पर खवातीन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जजेस बनकर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। जी, पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर साहब ये पहली बार हुआ है। इस्लामिक कल्चर एलियन नहीं है। चुनांचे कुर्बानी के दिन, ईद के दोनों दिनों पर, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पे अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आम तातील का ऐलान किया गया है। चुनांचे ये बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि वो कल्चर जो आज से 40 साल पहले यहाँ पर बिल्कुल अनोखा था, वो आज कॉमनली नोन है। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे ईद किस तरह से मनाई जाती है और लोग जो हैं, जाहिर है कि ईद उल फितर अगर होती है तो वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर हो जाती है, शीर खुरमा वगैरह घर में बन जाता है, लेकिन जब ईद कुर्बान होती है तो वहाँ पे जानवर किस तरह से खरीदा जाता है, उसकी कुर्बानी किस तरह की जाती है, या कि वो पैसे भेज दिए जाते हैं कि इनके नाम की कुर्बानी कर दी जाए, क्या तरीका कार है सर? देखिए, इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। पहली बात ये कि जिन्हें यहाँ कुर्बानी करनी है, यहाँ कुर्बानी करने के तमाम मौके मौजूद हैं और स्लॉटर हाउसेस डिफाइंड हैं, उन स्लॉटर हाउसेस में जाकर लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों पर कि यहाँ 3 हिस्सों में आप कुर्बानी को तकसीम करते हैं, अपने लिए, अपने अहबाब के लिए और गुरबा के लिए। यहाँ पर गरीब नाम का आदमी गुरबा के हिस्से को देने के लिए नहीं मिल पाता है। चुनांचे लोग ये प्रेफर करते हैं कि कुर्बानी का एक ऐसा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर उसको दें जहां पर गुरबा मौजूद हैं और जहां पे जरूरत मौजूद है, इसी तरह हमारे अहबाब मौजूद हैं। तो ये 2 बड़े हिस्से पाकिस्तान के अंदर होने से लोगों को सहूलत होती है जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। इसी तरह जो यहाँ पर अरब अमेरिकन हैं या टर्किश अमेरिकन हैं, ये जाहिर है एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। यहाँ पर जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, ईद उल अज़हा की या ईद उल फितर की या जुमे की या रोजमर्रे की नमाज आप पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, वहां पे अरब पॉपुलेशन भी होती है, वहां पे टर्किश पॉपुलेशन भी होती है, वहां पे ईरानियन पॉपुलेशन भी होती है, हर किस्म की पॉपुलेशन होती है। और आपको बड़ा मजा आता है जब ये मिक्सचर आपको इस मुल्क के अंदर मिलता है, एक डाइवर्सिफाइड कल्चर, डाइवर्सिफाइड कलर आपको नजर आता है और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने का आपको इंतजाम नजर आता है, ट्रक्स लगे हुए होते हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा एक अनोखा तजुर्बा होता है यहाँ पर। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद आपसे बात होती रहेगी, तो क्योंकि हमारे साथ शहजादा मोइन मौजूद है, एंकर पर्सन है
اور اسپورٹس کے حوالے سے بڑی معلومات رکھتے ہیں, یا عید کے بھی کوئی اسپورٹس کے پروگرام ہوتے ہیں عید کے کہ بھائی فلاں جگہ میچ ہوگا عید کے حوالے سے؟ آصف بھائی کچھ دن تو ایسے آتے ہیں کہ جس پہ عید پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, کیونکہ ریلیف دیا جاتا ہے, کیونکہ ہم دیکھیں تو ہم ایز اے مسلمان ہیں, تمام ہی قوم اور تمام ہی لوگ جو ہے اس دن کا احترام کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً جو اسپورٹس کے پلیئر رہتے ہیں, لیکن اس جگہوں کو بھی ہم نہیں چھوڑتے, کیونکہ جتنے بھی اسپورٹس کے بڑے پلیئرز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں پر بھی جس طرح عید منائی جاتی ہے, لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, ان سے بھی انٹرویو اچھا, میں کر آپ رہے سے ہوتے جاننے ہیں. کی کوشش کروں گا اس وقت جو ہمارے اسپورٹس کے جو اسٹارز ہیں, کن کے یہاں کون کون سے جانور ذبح کیے گئے؟ دیکھیں اگر ہم بلانگ کیونکہ کراچی سے زیادہ کر رہے ہیں, تو کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو سرفراز احمد ہے, شاہد خان آفریدی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح شاہد آفریدی, سرفراز احمد, اس کے علاوہ دیگر اسد شفیق, جتنے بھی کراچی کے پلیئرز ہیں, تقریباً جو نامی گرامی پلیئرز ہیں, ان کے کیٹل فارم لگے ہوئے تھے باقاعدہ طور پر, جو منڈی لگی تھی وہاں پر, اور وہاں پر ہم نے کافی کوریج بھی کی اس حوالے سے, ان کے کیٹل فارم کے حوالے سے. اور جس طرح سرفراز احمد, کیونکہ لاسٹ ٹائم ابھی آپ کے ساتھ مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, تو امریکہ میں لاسٹ ٹائم ابھی ایونٹ کھیلا جا رہا ہے وہاں پر, اور سرفراز 2 دن قبل ہی پاکستان پہنچے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اپنے گھر پہ عید بھی منائی ہے. عید سے قبل وہ 2 دن قبل پہنچے تھے, تو جس طرح ان کے کیٹل فارم میں ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے اچھے جانور بھی تھے. اور کیونکہ ان کا وہ جو جانور وہ جو وہاں پہ ہیں قربانی کے لیے جو جانور وہاں پہ موجود ہیں, ان کی قیمتیں تو بہت ہائی فائی ہیں. دیکھیں جس طرح برانڈ کی بات ہوتی ہے نا, تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈ چل رہا ہوتا ہے, اور یہی کچھ ہے. اگر آپ شاہد آفریدی کے کسی بھی کیٹل فارم پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو برانڈ کے لحاظ سے جو ان کے جانوروں میں فرق لگے گا. جو جانور باہر آپ کو 10 لاکھ روپے میں ملتا دکھائی دے رہا تھا, وہاں پر آپ کو 50 لاکھ روپے میں ملتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہی سب چیزیں ہوتی ہے برانڈ کی اصل میں کوالٹی. پھر جانور ایک اچھے ہوتے ہیں, مخصوص اگر ہم دیکھیں تو ان کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے, ساری چیزوں کو لے کے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جانور انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر, اور وہ جس طرح قربانی کے لیے یہاں پر فروخت کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں, تو ان پہ بھی کافی شاہد آفریدی جو ہے محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی. کیونکہ شاہد آفریدی کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں, اور جس طرح وہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے غریب لوگوں کی ہیلپ کی ہے, یقیناً اس دور میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں سیلاب کے دوران, اور ہر جگہوں پہ شاہد آفریدی کو دیکھا کہ سب سے پہلے اسپورٹس کے حوالے سے ہو جائے, یا کہ ادروائز کوئی بھی پاکستان کے میں مسائل پیدا ہوں تو ان میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نہیں, شاہد آفریدی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسپورٹس کے حوالے سے جو کہ یہ جذبہ رکھتے ہیں, ان کا بڑا گداز دل ہے کہ وہ فوراً اس سانحے پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی بھی حادثاتی ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی سیلاب آیا تھا, تو سیلاب کے اندر انہوں نے کافی سپورٹ کی. ندیم بھائی, آپ کیا لے کر آئے ہیں, جانور میں کیا قربان کیا ہے, یا ارمان قربان ہوئے ہیں آپ؟ نہیں, ارمان قربان نہیں ہوا. اصل میں بات یہ کہ جتنی مہنگائی ہے اس میں, تو اس بار میں سمجھتا ہوں کہ قربانی جانور کی کم ہوتی ہے, اس کے کرنے والے کی زیادہ ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی, اس میں بڑا جانور ایک لے لیا تھا, اللہ نے وہ توفیق دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شہزاد بھائی جس طرح آپ کہتے ہیں نا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کیا ہوئی ہوں گی, تو میں آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کروں گی. اس وقت کھانے پینے کا اسپورٹس چل رہا ہے, تو لوگ تیزی سے مقابلہ چل رہا ہے کہ کون کتنا. کھانے پینے میں مجھے دوبارہ وہی بات یاد آ گئی کہ آپ بھابھی سے کیا زیادہ بنواتے ہیں اس عید قربا کے حوالے سے؟ آصف بھائی, یہ بنائے تو بڑا اچھا ہے. میں آن دا ریکارڈ, یہ آپ شہزادہ بھائی اور میں جو نا, میں اپنے بارے میں یہ ذاتی بات بتاؤں کہ الحمدللہ میری بیوی جو ہے پورے بازار میں گھوم کے ایک چیز پسند کرتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے یہ کیسا ہے, تو میں بولوں گا نا بہت اچھا, تو بس وہ وہیں رکھ دیتی ہے, کہتی بس یہی نہیں لینا. تو اسی طریقے سے جو چیز میں بولوں گا, نہیں لینا, تھوڑی سی پریشانی اب اسی طریقے سے جو چیز میں اس کو بولوں گا نا, اس نے اسی نے وہی نہیں پکانا. تو اس لیے مجھے جو ہے مجھے الٹی ٹیپ چلانی پڑتی ہے, جو وہ پکا لے گی مجھے اسی پہ بغلے بجانی پڑتی ہے, اور گھنٹوں. قربان میں تو زیادہ آپ کو پریشانی بھابھی کی طرف سے جھیلنی پڑتی ہوگی, کیونکہ آپ جو فرمائش کرتے ہوں گے وہ. سر میں بتا رہا ہوں کہ میرا 100% پاکستانیوں والا حساب ہے کہ میری بھی گھر میں الحمدللہ اتنی عزت ہے جتنی تمام پاکستانیوں کی ہے. یعنی وہ سب کے شوہر کی عزت ہوتی ہے. میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوں, وہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں سر, آپ کا تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ فوراً پاؤں پکڑ لیتے ہیں. ہم اور شہزاد بھائی روز دبا رکھ, کیوں شہزاد بھائی ابھی تک ہم پاؤں تک نہیں پہنچے. چینل کے میں پلیٹ فارم سے, یہ ہمارے سب سے پیارے اینکر ہے, یہ اپنی مسز کو ساتھ ہی رکھتے ہیں, اور یہ گھٹنے تک پاؤں تک تو ہے, مطلب نہیں.
अच्छा नाज़रीन, क्योंकि डॉक्टर मुश्तबा हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से। डॉक्टर मुश्तबा साहब, देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, तो आप यकीनन घर में ईद का एहतमाम करते हैं, तो क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और भाभी बनाती है या कि कोई शेफ वेफ है? देखिए, यहाँ पर खाना आमतौर से जितने लोग जो कल्चर्ड हैं और पाकिस्तान से कल्चर को लेकर आए हैं, और इसी तरह जो फलस्तीन से या अरब कंट्रीज से कल्चर लेकर आए हैं, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पर अरब देखेंगे जो तंदूर के अंदर पूरे का पूरा बकरा डालकर रोस्ट करते हैं और बड़ा टेस्टी बनाते हैं, जो उसी तरह जिस तरह फलस्तीन में बना करता है, उसी तरह जिस तरह अरब कंट्रीज में बनता है। और पाकिस्तानी जितने हम जैसे लोग बैठे हैं, उनके यहाँ कबाब भी बनता है, उनके यहाँ ग्रिल्स भी है, उनके यहाँ तमाम चीजें जिसमें अभी आपने पाए और सरी और सबका जिक्र किया, वो सब चीजें बनती हैं यहाँ पर। इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया बड़ी कॉम्पैक्ट हो चुकी है, और ये ग्लोबल विलेज अब इतना बड़ा नहीं रहा, खास तौर पे इंटरनेट के आने के बाद। अब देखिए, हम और आप गुफ्तगू लाइव कर रहे हैं। जी जी। वो जमाना था जब टेलीफोन मिलाने के लिए हमें घंटों लगता था, और ट्रंक कॉल एक दिन के बाद अमेरिका मिला करता था। मैं उस जमाने में अमेरिका आया, और आज ये सूरत हाल है कि आप बटन दबाएं और आप पाकिस्तान बात कर लें, आप शेयर कर लें व्यूज को, आप लाइव देख लें शक्ल को, सारी चीजें की जा सकती हैं। जाहिर है कि इस वक्त कल्चर हमारा बिल्कुल बदल चुका है, और इस कल्चर के अंदर कोई चीज इस वक्त दूरी का शिकार नहीं है। जो चीजें आप पाकिस्तान में करते हैं, उसे हम यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं हिना वहीद। हिना वहीद पूछना ये चाह रही है कि डॉक्टर साहब क्या खाना पसंद करते हैं, खास करके इन दिनों में जो बड़े शौक से आप खाते हैं? देखिए, मैं कबाब हमेशा, ग्रिल हमेशा बड़े शौक से खाता हूँ, और हर किस्म का कबाब खाता हूँ, और इसी तरह रोस्टेड गोश्त को मैं पसंद करता हूँ। यकीनन आप लोग मीट्स पे बड़ी केयरफुल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल और दूसरी चीजें इसके अंदर हाई होती हैं, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज किया करें, वर्जिश करें, अपने आप को मेंटेन करें, खाने से ना रुकें। जी, अब बस सेहत का भी उसके साथ साथ ख्याल करना चाहिए। वो यूं कि इस वक्त तो हम खा लेंगे, उसके बाद जो है उससे कहीं ज्यादा पैसे हमें डॉक्टर को देने पड़ेंगे सही होने के लिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके मसूड़े सूज गए, वो यूं कि आपने बहुत गोश्त खाया है, तो दांतों में भी आपके दर्द हुआ है नदीम साहब? देखिए आसिफ भाई, बकरा ईद हो और बदपरहेजी ना हो, ये तो नामुमकिन वाली बात है। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और देखिए हमारे सहाफियों के साथ और एंकर्स के साथ खुशबख्ती है कि हमारी जो फेवरेट डिश है वो बेसिकली भेजा फ्राई है। लेकिन भेजा फ्राई हम जानवर का नहीं, हम अपने सामने वाले का। आप आसिफ भाई की जवाब तो दे दें, जो उन्होंने सूजने का जिक्र किया है, लेकिन आपने नहीं बताया। देखिए मसला यही, मैं उसी मुझे आते ही इन्होंने कहा शहजादे कि यार मेरे दांतों में ये दर्द हो रहा है। 2 दिन का जो इन्होंने गोश्त खाया है ना, इसकी बेस पे असल में नहीं, इसकी वजह कुछ बुढ़ापा भी है। तो अब जवानी और बुढ़ापे के दरमियान में जो थोड़ा सा फर्क है ना, 55 और बचपन वाला, तो ये उसका असर है। वैसे खाया इतना ज्यादा नहीं, तो इस उम्र में वैसे पर्सनली मैं चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कहता हूँ कि जिस तरह मुश्तबा साहब ने कहा कि आप खाएं और उसको प्रॉपर हजम करें आप, और दूसरी बात है डाइट ऐसा रखें कि जिसके अंदर थोड़ा सा गैप रख के थोड़ा सा अपनी भूख छोड़ के खाएं, तो आप जितना भी खाएंगे आपको मसला, चाहे आप दिन में 5 दफा खा लें। इसके साथ हल्की सी एक्सरसाइज सुबह को या शाम को लाजमी रखें। ये इस बकरा ईद के लिए मेरी सबके लिए टिप है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मसले बहुत, कराची जैसे मौसम के अंदर फिर गर्मी बहुत है, आपको देखा होगा बिल्कुल। इसमें जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं ना खाने पीने का, हम देखते हैं कि जो तेल का इस्तेमाल है ना, अब क्योंकि हमने देखा कि माजी में बड़े तेल के रेट बढ़े हुए थे कुकिंग ऑयल के, और जिसके बाइस बहुत से मसाइल भी पैदा हुए। हम 2 नंबर तेल पे बहुत चले गए, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मसाइल हमें जो मर्ज होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो तेल के बेस पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये तेल जो हमने 2 नंबरी तेल इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया, जिसके बाइस हमें ये परेशानी और ये मर्ज जिस तरह इन्होंने ब्लड प्रेशर के हवाले से जिक्र किया, ये बहुत ज्यादा आम सी चीज होती हुई दिखाई। पहले हम ये देखते थे कि फिक्र नहीं होती थी लोगों को कि ब्लड प्रेशर के हवाले से। अच्छा शहजाद भाई, ये आपकी बात मैं आसिफ भाई के थ्रू कह रहा हूँ। देखिए बात ये कि पहले हम जो भी खाते थे बगैर किसी डिप्रेशन के खाते थे। अब हमें न्यूज ने, कुछ हमारे इर्द गिर्द माहौल ने, कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसी बात हो जाती है जिससे हम इतने खौफजदा हो जाते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक तो फूड हमारे पास वो उतना अच्छा नहीं है। अब के जमाने में आपको पता
सरसों के तेल में बना करती थी, एक रेगुलर खाना बनता था। अब जब से ये नए कुकिंग ऑयल आए और ये जिस तरह किस्म कोलेस्ट्रॉल वाले आ गए, तो इन्होंने इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत फर्क डाल दिया। अब उसमें ये हुआ कि हम एक्चुअल डाइट से भी हट गए, गोश्त आपको नुकसान नहीं देता। बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम देखते थे कि पुराने दौर में अगर हम चले जाएं, जो हमारी अम्मी वगैरह जो काम किया करते, सील बट्टे एक हुआ करते थे जिस पे मसाले पीसे जाते थे, और एक नया दौर आ गया जिसपे शायद वो जायका भी खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया। बातें डॉक्टर साहब से अच्छा, इसमें एक बात डॉक्टर साहब भी मेरी बात का इजाफा करेंगे, थोड़ा सा वॉक का इस्तेमाल करें आप, थोड़ा सा घर के जो छोटे मोटे काम भी है ना, आप यकीन करें हमें ख्वाहिश है कि हमें पानी का गिलास भी घर वाले उठा के दें। चलो पानी का गिलास तो मैं कहूंगा कि आप लोग चाय भी पी लें, पानी भी पी लें। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के पास, और ब्रेक से यूं गए और यूं आए, आप लोग कहीं मत जाइएगा प्लीज। इसके बाद की जो बातें आप बड़ा मिस करेंगे अगर वो बातें आपने नहीं सुनी, बड़े मजे मजे की बातें और बहुत चुलबुली बातें। तो यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, और ये बड़ी ईद है और यकीनन गोश्त के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़ाहिर कुर्बानी होती है और मज़े मज़े के खाने और चटपटे खाने बनते हैं। नदीम भाई, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, और शहजादे भाई आपसे भी, कि ये तो तेल की बात हो गई, इसकी बात हो गई कि भाई ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो एक से लेके, यानी एक नंबर से लेके और हमारे यहाँ 3 नंबर तक चीजें बिकती हैं। बिल्कुल, जबकि दुनिया में हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड होता है कि ये बस ऐसा है और ये ऐसा है। हमारे यहाँ तो कई नंबर चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खानों में जो मसाले पड़ते हैं और जो तेजी मसालों में होती है, तो वो भी बस ये कि वो असर सेहत पे डालती है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो जिक्र कर रहा था कि पुराने दौर में अगर चले तो सील बट्टे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ करता था, घर के मसाले हुआ करते थे। और आप देखें बाजारों के मसाले, मुख्तलिफ कंपनियां अपने मसाले, उसमें मिलावट, जिस तरह आप कह रहे हैं ना 1 नंबर से लेके 3 नंबर, अब मसालों के अंदर आप उठाकर देख रहे हैं तो आपको तकरीबन जो मसाले आप जो भी ले लें उसमें आपको मिलावट जरूर नजर आएगी। तो जब आप खाने में वो मसाले डालेंगे तो यकीनन वो जायका कहाँ से आएगा जो 1 नंबरी घर के अंदर। इसी वजह से वो हार्ट अटैक की भी बीमारी चल रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब चल रहा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में या हम दूसरी जगह देखते हैं तो बड़े तेज मसाले खाए जाते हैं, चटपटा खाना खाया जाता है, लेकिन अमेरिका में बहुत लाइटली मकसद खाया जाता है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लोग बेजा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर वो डॉक्टर को इतने पैसे देते हैं जितने का उन्होंने गोश्त भी नहीं खाया होता। देखिए आसिफ साहब, आपने सवाल बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सुनने वालों के लिए किया है। वो ये कि क्या डाइटरी हैबिट्स जो इस वक्त लोगों की हैं और जो इससे पहले डाइटरी हैबिट्स थी उसके अंदर क्या फर्क आया है, और बीमारियां क्यों बढ़ी हैं और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस क्यों बढ़ी हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, क्योंकि पहले जो मसाले होते थे वो घर के बनते थे और अब जो है मसाले वो बाजार से खरीद के डाले जाते हैं और जायका उसी से ही आ जाता है। जी उसी पे मैं आ रहा हूँ। आपने बात बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है 2-3 चीजें। पहली बुनियादी चीज ये है कि जो हमारे हैबिट्स थे, वो हैबिट्स जब हम छोटे थे या जब बचपन में अपने वालिदैन के पास रहते थे तो आपने देखा होगा कि हम वॉक्स बहुत किया करते थे, पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे बच्चे इस वक्त हैं वो घर से निकलते हैं, गाड़ी पे पैर रखते हैं और घर वापस आते हैं, गाड़ी से पैर उठाते हैं। उनको वॉकिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और जब वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं होती है और ये हैबिट्स खराब हो चुकी हैं तो यकीनन जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट सेहत के ऊपर पड़ते हैं। और जाहिर है कि जब आप एनर्जी बर्न नहीं करेंगे और खाना खाते रहेंगे तो यकीनन आप कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ाएंगे, आप हार्ट डिजीजेस भी बढ़ाएंगे, और इसके नतीजे में जब आप केमिकल
چیزوں کو انگریڈینٹس کو زیادہ استعمال کریں گے. جی مثلا آج چینی کی طرح استعمال ہوتی ہے, اس چینی کے اندر بہت سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو کینسر پیدا کر سکتے ہیں, جبکہ گڑ کے اندر ایسے انگریڈینٹس نہیں تھے جو کیمیکل انگریڈینٹس تھے. یہ کیمیکل انگریڈینٹس نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. پہلے جتنے مسالے تھے وہ مسالے بڑے پیور فارم میں تھے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آلو آئل ہے. آلو آئل کو اگر آپ کولڈ پریس میتھڈ سے تیل نکالتے ہیں تو اس کا بینیفیشل ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. اور اگر آلیو آئل کو, زیتون کے تیل کو آپ توے پر یا پین پر آپ پکاتے ہیں تو وہ کارسینوما ایفیکٹس کرتا ہے, وہ کینسر پیدا کرتا ہے. یہی چیز دو مختلف انداز میں جب پریپیئر کی جاتی ہے تو وہ دو مختلف ریزلٹس دیتی ہے. چنانچہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ڈائٹری ہیبٹس ہماری پیدا ہو گئی ہیں اس کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس کیمپین ہمارے یہاں ہونی چاہیے. کھانا برائی نہیں ہے, گوشت کھانا برائی نہیں ہے, لیکن اس کا تدارک کیا کر رہے ہیں آپ, اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں, کنزیوم کیسے کر رہے ہیں, آپ کی باڈی اس کو استعمال کیسے کر رہی ہے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑی پر پیر رکھیں اور آ جائیں, اور پھر گاڑی پہ پیر رکھیں اور اتر جائیں, اور آپ گوشت کھاتے رہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یقیناً ہوگا. تو یہ ہیلتھ اویئرنیس پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا میں اس وقت پیدا کی جا رہی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں آئندہ آنے والی ڈیزیزز سے روکنے کے لیے, خاص طور پہ کینسر اور ہارٹ ڈیزیزز کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن اب ہلکے ہلکے سے شعور آ رہا ہے. لیکن زیادہ تر ہم پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی مرض ایسا ہو گیا تو پھر وہ واک کرتے ہیں, اس سے پہلے وہ واک نہیں کرتے. لیکن آج کی جو جنریشن ہے, خاص کر کے یوتھ سے ہم یہی کہیں گے کہ واک ضرور کرا کیجئے. واک کرنے سے آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور جیسے کہ شہزادہ معین نے ایک بات کی کہ ہم ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں گھر میں مسالے بنا کرتے تھے, گھر کے اندر مسالوں کو پیسا جاتا تھا, اور پیس کے وہ گھر کے مسالے استعمال ہوتے تھے. اگر کوفتے بن رہے تو کوفتوں کا الگ مسالہ ہوتا تھا, اگر کباب بن رہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ کباب کا مسالہ الگ ہوتا تھا, اور اگر قورمہ بن رہا ہے تو اس کا مسالہ الگ ہے, اور اگر پائے بن رہے ہیں تو اس کا مسالہ الگ ہے, اور دال بن رہی ہے تو اس کا مسالہ الگ ہوتا تھا. لیکن آج کل ہماری جنریشن کیا کرتی ہے کہ بازار گئے, انہوں نے نام لیا کہ یہ مسالہ دے دو, انہوں نے وہ مسالہ دے دیا, لیکن وہ مسالہ صحیح نہیں ہوتا, وہ ہماری صحت کے لیے بڑا مضر ہوتا ہے. تو ہم کیسے لے کر آئیں کہ ہماری آج کی جنریشن جو ہے وہ گھر کے مسالے استعمال کرے, گھر کے مسالے بنائے. ندیم بھائی آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ بتائیں. پہلے بزرگ کہنے کا خود کہا ہے انہوں نے کہ ہم بوڑھے ہو گئے. اچھا, مجھے اس موقع پہ ایک بات دیکھیں, بات یہ کہ ہم کچھ غربت کی طرف بہت زیادہ, ہمارے یہاں اتفاق کی بات یہ کہ غربت زیادہ, ہمارے پاس کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہے نہیں. اچھا, رہتے دیتے اگر ہمارے پاس یہ چھوٹے موٹے کھانے کے ایونٹس آ جاتے ہیں نا تو ہم اس کے اندر بھی ہمارے یہاں بیریئرز ہیں. اب خوش بختی یہ ہے کہ آپ اور ہم جیسے ان کو الائن کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لوگ اس سے بھی غلط سمجھتے ہیں. واک کریں, سمپل سی بات یہ ہے کہ راہ مسئلہ کھانے کا, گھر کے مسالے دیکھیں, وہ ترکیب آج بھی موجود ہے. اگر آپ ہماری پرانی بوڑھیوں کو اٹھا کے دیکھیں, یا سمجھ لیں میری عمر کی جو بوڑھیاں تھیں ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ آپ کو آج بھی وہ ترکیب بتا سکتے ہیں کہ گھر میں مسالہ کیسے کوٹا جائے, کیسے آپ وہ مسالے, کوفتوں کا مسالہ آج بھی گھر پہ بن سکتا ہے. لیکن ہم لوگ تھوڑے سے سست الوجود ہو گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ہر چیز ریڈی میڈ مل جائے. 3 گھنٹے ہم موبائل پہ تو لگا سکتے ہیں, یہ بات ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں اور مختلف اپنی پسند کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے. یہ بات آج اس دیکھیں, میں آپ کو پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹیز بڑھائیے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ اگر ہم لوگ پہلے کے زمانے میں ہم کتاب پڑھتے تھے, میگزین پڑھتے تھے, تو اس کے اندر ہماری جو سٹوری ہوتی تھی اس کی ویژولائزیشن ہم نے خود کرنی ہوتی تھی, ہمیں صرف لفظ ملتے تھے. آج ویژولائزیشن بھی مل جاتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ میوزک بھی مل جاتی ہے, سچویشن بھی مل جاتی ہے. اس وجہ سے دماغ کے اور جسم کے اوپر کریشن اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ فوڈ کے اندر دیکھ لیں, ہر کام کے اندر ہمیں ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہیں. میرا یہ لوگوں کو مشورہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں مینول لائیں, کچھ چیزوں میں خود مینولی اس کے کام کریں. جس طرح شہزاد بھائی یہ خود سب کو سجیسٹ کرتے ہیں, میں ان کو اکثر دیکھتا ہوں, ہمارے دوستوں کو بھی بلا بلا کے کہتے ہیں زندگی میں ایک سپورٹس اپنی زندگی میں پیدا کر لیں. انڈور
इंडोर ले लें, आउटडोर मिलती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता। कुछ छोटा मोटा स्पोर्ट, बैडमिंटन खेलने, घर के अंदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेल लीजिए। लोग कहते हैं ठीक है, उससे अच्छा बेहतर है थोड़ा सा स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह आप वॉक की भी बात कर रहे थे, तो हमारे पास अगर देखें आसिफ भाई तो बहुत सी चीजों की एक किल्लत है। अगर हम बात कर लें पार्क के हवाले से, तो हमारे पास पार्क कम है, ग्राउंड्स वैसे ही हमारे पास कम है। पहले हम देखा करते थे कि लोग डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती थी, पैदल चलने को तरजीह दिया करते थे, बसों पे सफर कर रहे होते थे, बाइक से कम थे। अमूमन मैं खुद ये कहता हूँ साइकिल चलाते थे, अगर अपने ऊपर ले लूं तो बाइक भी, मीलों सामान लेने जाना हो किसी करियाना स्टोर पर, तो आप देखें कि वो 5 मिनट की मुसाफत भी होगी तो आप बोलेंगे नहीं मैं बाइक पे चला जाऊं ताकि आसानी से लेके। वो चीजें हमारी जिंदगी से अब खत्म होती जा रही है। अच्छा, एक चीज और हुआ करती थी, अखाड़े हुआ करते थे और वहां बाकायदा कुश्ती हुआ करती थी और सिखाया जाता था। अच्छा, हमने भी बचपन में देखा है कि कढ़ाव होता था, एक बड़ा कढ़ाव होता था जिसमें दूध पकता था और जलेबी के भी वहां पे रखी होती थी। दूध जलेबी भी लोग खाते थे। वो अखाड़े जाते थे या वो वेट लिफ्टिंग करने का अक्सर है, जो भी वेट लिफ्टिंग करते थे वो आदमी इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये दौर देखा पाकिस्तान का? देखिए, मैं पाकिस्तान ही की पैदावार हूँ तो ये कहना कि मैंने देखा या नहीं देखा, जाहिर है कि मैंने यकीनन जरूर देखा। एक चीज ऐड करूंगा आपकी सारी गुफ्तगू में। जी। हमारे जो खाने हैं, इन खानों के अंदर शायद इस बात को समझ नहीं पाए कि जैसे आप पाए का आपने जिक्र किया, पाए के अंदर बेइंतहा चर्बी, बेइंतहा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हम नींबू का अर्क उस पे हम सोक करते हैं, नींबू के अर्क को उसके ऊपर डालते हैं, इसी तरह हम अदरक उसके ऊपर डालते हैं। ये दोनों चीजें जो उसके नुकसान वाले इफेक्ट हैं उसको नल एंड वाइड कर देते हैं। अगर आप नींबू निचोड़ेंगे और अदरक उसके ऊपर डालेंगे तो उसका तमाम जो नुकसानदेह इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। हमारे खानों के अंदर एक बैलेंस है और ये बैलेंस ऐसा लगता है कि किसी दौर में या मुगलिया दौर के अंदर इसको बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। ये इस तरह का नहीं है जो हम समझ रहे हैं। लेकिन जो चीज कमी है हमारे अंदर वो हमारे ग़िज़ा की नहीं है, कमी हमारे अंदर उस एक्सरसाइज की है जिसका जिक्र अभी पहले भी किसी साहब ने यहाँ पर किया कि हम साइकिल चलाया करते थे, हम वॉक किया करते थे, हम दूर दूर तक पैदल जाया करते थे। वो हमारा जो स्टाइल था वो खत्म हो गया, हमारे कल्चर से निकल गया, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वरना अदरवाइज हमारे खाने का कोई कसूर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात काटते हुए ये सवाल मैं और करूंगा कि बाहर के ममालिक में हम ज्यादा देखते हैं कि वॉक करते हैं, वो यानी कि जहां बस स्टॉप है या कोई भी है या वहां पे जो पैदल चलने वालों का रास्ता होता है वो वहां पे सुबह के टाइम वो दौड़ रहे होते हैं या शाम के टाइम दौड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे वाले के कपड़े लेके भागे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये वहां पे रुझान ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, और जैसे जैसे ये अवेयरनेस कैंपेन पाकिस्तान का रुख करेगी, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें आ जाएंगी। और इसकी जरूरत है कि हम अवेयरनेस कैंपेन हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जरूर करें, और ये हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को ये सिखाएं कि ये काम करना जरूरी है। अगर आप एनर्जी बर्न नहीं करेंगे तो वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगी। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह हम देखते हैं आसिफ भाई कि सुबह के टाइम जो है ना, अगर नमाज फजर अदा करने के बाद जो है आप देखें तो वो वॉक जो है ना आपके लिए बहुत कारआमद होती है। लेकिन अब हम उससे भी बहुत दूर हो गए, हम 10, 11, 12 बजे उठ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है इस तरफ कि हम वापस जो सुबह सवेरे हम निकले वॉक करें तो वो सेहत के लिए ज्यादा मुफीद होगी, ज्यादा अच्छी तो ताजा हवा होती है सुबह के टाइम। हमारे एक दोस्त का भी लास्ट टाइम फोन आया तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बजे उठ जाते हो? उसने कहा अजान से पहले उठ जाता हूँ। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है आप तो। उसने कहा आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैंने जोहर की अजान का है। तो हमारे यहाँ तो जोहर की अजान से लोग उठते हैं। शहजाद भाई की बात यह है कि दूसरी बात ये कि ये कहते हैं सड़कों पे, आपने अभी कहा लोग वहां पे भागते रहते हैं। हमारे यहाँ तो पहले तो बात यह है कि सड़कों पे भागते हुए या तो मोबाइल छिन जाता है या कुत्ते पीछे लग जाते हैं, फिर उसका इंजेक्शन भी नहीं होता। हम उस बदकिस्मत माशरे में है जहां मसाइल के साथ अंबार लगे हुए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लोगों में शऊर नहीं है। आप यकीन करें हमारे लोग बहुत नॉलेज रखते हैं और चाहते भी हैं
शहजाद भाई को अगर आप छेड़ के देखें तो मेरा ख्याल है ये शायद हर गली से 2 स्पोर्ट्स मैन निकाल के, 2 खवातीन ऐसी निकाल के देंगे जो बहुत अच्छी एक्टिविटी में। आपने खवातीन का जिक्र क्यों किया नदीम भाई, ये बताएंगे बॉयज भी बहुत अच्छे निकल रहे होते हैं। असल में मैं क्या करूं, मौत भी इसलिए कबूल है, मुझे आता नहीं आती है। तो इस वजह से जरा कुछ रुझान ज्यादा है ना मुझे, जरा असल में गुलाबी पीले नीले कपड़े। अच्छा नदीम भाई, मुझे एक चीज का और इल्म है, माशाल्लाह आप गुनगुनाते भी अच्छा है। कभी कभी गा लेता था मेहंदी हसन शाह। तो आज कुछ थोड़ा सा हो जाए। नहीं शहजाद भाई, नहीं बिल्कुल ईद का मौका है, बिल्कुल नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, गाना सुन के जाइएगा, आपको बड़ा अजर मिलेगा। जी सुना। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी यानी मेरे सामने बैठ के बात करनी। सर आपके आगे तो मेरी खैर वैसे जरूरत नहीं, आप हमारे उस्तादों में से। शहजाद भाई के साथ आंकड़ा मेरा रहता है बस, ये आंकड़ा इन्होंने लड़कियों से मारा है मुझे। आप इनके गाने के बारे में बताइए, कुछ तासुरात पे रोशनी डालें आप। अगर ये साफी नहीं होते तो यकीनन अच्छे गुलकार जरूर होते। नहीं मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आपने, मैंने कहा मैंने असल में 11 साल कवालों के पीछे तालियां बजाई हैं, तो इस वजह से मेरी आवाज। अच्छा फेवरेट कवाल कौन सा है नदीम भाई? फेवरेट कवाल ये बड़ा खूबसूरत। वैसे मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का बड़ा फैन रहा हूँ। मेरे पास शायद उनकी कोई ऐसी ऑडियो, इनकी और मेहंदी हसन साहब की, इनकी कोई ऐसी ऑडियो ऐसी नहीं है, कोई ऐसी गजल जो मुझे, और ये भी मैं गारंटी दूंगा कि आप गजल गुनगुनाए तो मैं उसके कुछ शेर आपको जरूर दिला दूं। खासतौर पे नुसरत फतेह अली खान साहब का वो जो उन्होंने कहा कूबा कूब, इसमें कूबकू नहीं, एक इनका गजल थी, मैं थोड़ी से भूल रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर दूंगा थोड़ी, तो मुझे वो बड़ी पसंद थी नुसरत साहब की। अच्छा, नुसरत फतेह अली साहब तो हमारे ऐसी यानी कि पाकिस्तान के फनकार हैं जिन्होंने दुनिया भर में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है और बड़ा बस उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। डॉक्टर मुश्तबा साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ म्यूजिक के भी प्रोग्राम होते हैं त्योहारों पे, तो आप किसको पसंद करते हैं? अभी आपने बहुत बड़ा नाम ले लिया जी। और बहुत बड़ी फैमिली का नाम ले लिया आपने, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ इसकी बड़ी पजीराई है और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा सुनने के लिए रहती है और इनकी फैमिली के एक मेंबर यहाँ पर हाल में भी आए थे। जी जी। और आते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी जी बोलिए। जी, मैं ये कि जाहिर सी बात है कि आप पाकिस्तान के वहाँ पे नुमाइंदा हैं और जाहिर है चेयरमैन हैं पॉलिसी इंस्टीट्यूट अमेरिका के, और उसके अलावा भी आप एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़े पैमाने पे, खास करके वहाँ की जो असम्बलियाँ वहाँ तक आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, उनके जो भी मुश्किलात होती हैं उनको सुनते हैं और हल करते हैं। तो वहां पे जब कॉन्सर्ट वगैरह या कुछ इस टाइप का आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, खास करके इन त्योहारों में? देखिए बात यह है कि इन त्योहारों के अंदर न सिर्फ ये कि हम महसूस करते हैं और न सिर्फ ये कि हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी या इस्लामिक कंट्रीज की डायस्पोरा की है वो करती है, बल्कि यहाँ के मुकामी लोग बहुत इंजॉय करते हैं और पाकिस्तान ने एक अपना मुकाम यहाँ पर बनाया हुआ है। इससे कतई नजर के माशी तौर पे हम सूरत हाल से जरा इम्तहान से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाम इस माशरे के अंदर मौजूद है, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो। पाकिस्तान एक वाइटल मुकाम रखता है और हमें उसको अपहोल्ड करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आखिर में क्योंकि कुछ मिनट्स मेरे पास हैं, तो जाते जाते कोई पैगाम देना चाहे इस ईद उल ज़ुहा के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम से, क्योंकि दुनिया भर में हमारा ये प्रोग्राम देखा जाता है और सुना जा रहा है? देखिए, पाकिस्तानी अपनी आवाम को, अपने लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी जो आपसे दूर रहते हैं और समुंदर पार रहते हैं, उनके दिल आपके साथ धड़कते हैं, वो आज भी कुर्बानियों में आपको शरीक रखते हैं, आपके तमाम त्योहार के अंदर आपके साथ होते हैं और अपने भाई बहनों को नहीं भूल पाते। ये याद कभी ना खत्म होने वाली है और ये रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی محبتوں کا کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل امریکہ سے ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے، اور ہم جتنے بھی اوورسیز ہیں اور ان سب کو اپنی چینل کی جانب سے، اپنی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم آپ کو بلائیں تو پلیز آ جایا کیجئے مختلف پروگراموں میں۔ آپ جس طرح سے نمائندگی اوورسیز پاکستانیوں کی کرتے ہیں اور جن الفاظوں سے آپ نوازتے ہیں، ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے آپ کی پاکستان سے محبت دیکھ کر اور سمجھ کے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شہزادہ معین، اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا سرمایہ وہ پاکستان کے لیے دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو صحیح یوز نہیں کیا جاتا۔ اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ آصف بھائی، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کرکٹرز بھی جو ہے نا اب دیگر ممالک میں جو جا بسے ہیں، بہت سی ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوئیں۔ ان ناانصافیوں کو اب شاید وہ دور آ گیا کہ ہمیں اب ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ عید کا موقع ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ کوئی سیریس گفتگو ہو۔ آصف بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے عید کے موقع پر۔ عید کے موقع پہ سب کا خیال کرنا چاہیے۔ ندیم بھائی، آپ جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ آصف بھائی، میرا ہمیشہ پیغام آپ کو پتہ ہے، اپنی ایسے قوم ہے، بے حیثیت قوم پاکستان، میرا پیغام اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کام کرتے جائیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں، سمجھو ازل سے انسان پیدا ہوا، لیکن اپنی مٹی کے ساتھ رشتہ ہر شخص کا رہا ہے۔ ہمارا بھی رشتہ پاکستان، لفظ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کوئی ایک کام ضرور کرے۔ عید کے اس خوبصورت موقع پہ میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے حصے کی کوئی ایک شمع ضرور جلائیے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اور میں ہیں، شہزاد ہیں، ہم لوگ اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے لوگوں کو کوئی راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری صرف یہی کوشش ہے، اپنی ایک شمع ضرور جلائیے۔ جی ندیم بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں، عید کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ شہزادہ معین، آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آخری پیغام یہی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کچھ کر جائیں جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو، ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت دنیا بھر میں ایک پہچان بن کے ابھرے اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آج عید کا تیسرا دن تھا، اور آپ سب کو بہت بہت ایک بار پھر عید مبارک، اور حاجیوں کو حج مبارک۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔